नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। चुनावी साल में चुनावी हलचल चरम पर है। कहीं बैठक, कहीं जनसभा, कहीं घोषणाएं, तो कहीं दावेदारियों का सिलसिला भी तेज हो चुका है। चर्चा मिशन 24 को लेकर करने वाले हैं एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जैसे जैसे चुनाव करीब आता जा रहा है, राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सभी दल चुनावी तैयारियों को रफ्तार देने में जुटे हैं। बैठकों, मंत्रणाओं का दौर जारी है। चुनावी जनसभाओं का सिलसिला तेज हो गया है। बीजेपी जहां हैट्रिक लगाने की बात कर रही है, तो वहीं हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी जीत कदम भरते हुए 80 पार की बात कह रही है। बीजेपी में संगठन से लेकर सरकार की बैठकों का दौर शिखर पर है, तो वहीं उधर कांग्रेस भी सरकार बनाने का दम भर रही है और जीत के दावे कर रही है। हालांकि कांग्रेस में गुटबाजी और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी किसी चुनौती से कम नजर नहीं आ रही। खबरें हैं कि पार्टी हाईकमान हरियाणा कांग्रेस के गुटबाजी से नाराज चल रहा है और नेताओं में एकजुटता लाने का मकसद अब साफ दिखाई पड़ता है और इसी मकसद के साथ पार्टी जनरल हाउस की बैठक बुलाई गई है। अलग अलग दलों की चुनावी तैयारियों के साथ साथ इंडिया गठबंधन भी चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग की कसरत तेज कर रहा है। अब साथ ही हरियाणा के लिहाज से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में सीट शेयरिंग भी एक चुनौती साबित हो सकती है। लिहाजा नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने फिर से दावा किया है कि हरियाणा में कांग्रेस अपने आप में सक्षम है। हालांकि चुनावी तैयारियों के बीच लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव होने न होने की संभावनाओं को लेकर भी सीएम ने ये साफ कर दिया है कि फैसला निर्वाचन आयोग को करना है। हम दोनों ही सूरत में पूरे तरीके से तैयार हैं। तो वहीं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव लोकसभा के साथ ही होने चाहिए। और सभी ने कहा है कि घर घर कांग्रेस लेके जाएंगे। कांग्रेस की अचीवमेंट जो हमारी सरकार की थी और इस सरकार के फेलियर्स और आगे कांग्रेस पार्टी क्या करेगी वो घर घर तक पहुंचाएगी। मैंने कहा ना, हरियाणा स्वयं में सक्षम है। कुछ क्राइटेरिया बनता है जब बंटवारा होता है गठबंधन में सीटों का, कुछ क्राइटेरिया होता है, कुछ पैरामीटर तय किए जाते हैं, वो कोई तय नहीं करेगा, कोई तय होने के बाद अकेले जाएगी युद्ध में। इस युद्ध में अकेले बता देना। हाइपोथेटिकल बात पूछ रहे हैं, मैं बता चुका हूँ। कोई क्राइटेरिया होगा, कोई पैरामीटर्स बनेंगे, जब कोई बात होगी। अभी तो हरियाणा की कोई चर्चा नहीं। कुमारी शैलजा भी यात्रा करने जा रही हैं, क्योंकि राहुल गांधी खुद यहाँ यात्रा कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं, क्या अलग वो यात्रा करना ठीक है? सब अपने अपने कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं। अपने ये वन नेशन वन पोल का फॉर्मूला आप तुरंत अपनी जो है भंग करते हुए विधानसभा का फैसला उठाए और हरियाणा की विधानसभा का चुनाव साथ किया जाए, ताकि लोगों का इस हरियाणा की ऐसी सरकार, इस सरकार ने नुकसान कर दिया हरियाणा का, इस सरकार से लोगों का पीछा, जल्दी से जल्दी चुनाव लाके इस सरकार से पीछा छूटे। जाहिर सी बात है, मिशन 2024 में सभी दलों में उठापटक तेज है। हरियाणा में भी सभी दल सक्रिय हो चुके हैं और ये नजर आ रहा है। सभी की जीत की दावेदारी। देखना ये होगा कि किसके दांव में कितना दम है और जनता की तरफ से किसे स्वीकार कर किसे नकारा जाता है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। आइए चर्चा की शुरुआत करेंगे। वंदना पोपली प्रवक्ता बीजेपी जुड़ गई हैं। बजरंग दास गर्ग कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। विजेंद्र रेड्डी प्रवक्ता इनेलो, नवीन गौड़ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ स्टूडियो में हैं और राजेंद्र जादू वरिष्ठ पत्रकार डिबेट में जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का चर्चा में। शुरुआत वंदना पोपली जी आपसे। इंडिया गठबंधन को लेकर भी बैठक हो रही है, साथ ही हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी सभी दल जीत की बात करते हैं। अब वन नेशन वन पोल को लेकर आज की हम बात करें तो दीपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं कि हरियाणा से ये शुरुआत हो जानी चाहिए, विधानसभा चुनाव भी करवा लीजिए लोकसभा के साथ। ज्योति, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले दीपेंद्र हुड्डा क्या कहते हैं, उनके कहने पर मुझे लगता है जो चीजें हैं वो डिसाइड नहीं होंगी। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा जिस प्रकार से कह रहे थे कि चुनाव एक साथ हो जाने चाहिए, तो उनको लग रहा है कि बार बार हार की फजीहत से बचने से अच्छा है कि एक ही बार जो रिजल्ट आ जाए वही सही है। अभी हमने सुना भूपेंद्र हुड्डा जी से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे गए, तो यही हाल इनके नेताओं का भी है, प्रवक्ताओं का भी है। पहले इनको जवाब देना पड़ता था कि इनकी पार्टी के अंदर जो गुटबाजी है उस पर जवाब अभी तक चल रहा है, देना पड़ता नहीं था, वो अभी तक चल रहा है कि अपनी पार्टी का पहले वो जवाब देते थे। आजकल इनका एक नया प्रश्न साथ में जुड़ गया है, अब इनको जवाब देना पड़ता है कि इनके गठबंधन के अंदर जो जो लोग कह रहे हैं उसका जवाब इनको देना पड़ता है। अभी आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी के जो
पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक थी कांग्रेस कह दिया और उसके बाद इनकी बातचीत चल रही है किस प्रकार सीट शेयरिंग हो। सुना है कुछ 3 सीट भी मांग ली आम आदमी पार्टी ने, तो 0.48% जिसका 2019 में वोट शेयरिंग रहा था, जो कि नोटा से भी कम था, वो इनसे सीट मांग रही है। तो कांग्रेस की कंडीशन क्या होगी वो तो दिख ही रही है। नेशनल लेवल पर तो दिखाई देती थी, लेकिन हरियाणा के लेवल पर आपस में गुटबाजी के अलावा जो इनकी एक स्थिति है वो कहीं ना कहीं दिखाई देने लग गई है। आप भूपेंद्र हुड्डा जी की बात कर लीजिए या उनके कंधे पर बैठकर, पापा के कंधे पर बैठकर जो राजनीति करते हैं दीपेंद्र हुड्डा जी की, उनकी बात कर लीजिए या इनके प्रवक्ताओं की बात कर लीजिए, सबकी एक ही स्टेटमेंट होती है कि सब लोग परेशान हैं। अभी आप बजरंग दास जी से भी पूछेंगे तो सब लोग परेशान हैं, भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। लेकिन कम से कम ये तो बता दो कि आपने अपने समय में क्या किया था। घोषणाओं का पिटारा खोल देते हैं बड़ा बड़ा, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अरे भाई साहब, ये तो बता दीजिए जब पावर में थे तब क्यों नहीं करा, उसका जवाब भी तो आपको देना पड़ेगा। तो ये कहना कि सब लोग नाराज हैं, सब लोग खुश नहीं है, तो मैं बता देना चाहती हूँ जो विपक्षी पार्टी है वो खुश नहीं है। उनको मालूम है भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी दीवार बन चुकी है जिससे वो अब लड़ नहीं सकते हैं, उसके पार नहीं जा सकते हैं। क्योंकि मेरा मानना यह है कि ज्योति, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, दोनों ही सरकारों ने बहुत अच्छा काम किया है। और जिस प्रकार से लोगों का रुझान लगातार से बढ़ रहा है, कहते हैं कि 2 बार अगर कोई पार्टी आ जाए सरकार में तो उसके बाद एंटी इनकम्बेंसी बन जाती है, लेकिन यहां तो मुझे कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा। लोगों का रुझान मोदी जी की तरफ जो उनका लगाव है वो बढ़ता जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो लगाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये कितनी भी बातें कह लें, लेकिन इतना इनको भी अच्छे से मालूम है, दबे छुपे कहीं ना कहीं अंदर भी आपस में बात करते हैं कि चलो 24 तो छोड़ो, 29 की तैयारी करेंगे, 24 तो गया, 29 में देखेंगे क्या करना है। इनका जो गठबंधन है उस गठबंधन में भी आप देख लीजिए, अभी तक सीट शेयरिंग छोड़िए, इनका जो मेन लीडर है वो ही डिसाइड नहीं हुआ कि कौन लीड करेगा, कौन इस बारे में बात करेगा। और बीच में जब इनकी पहली बैठक हुई थी तब एक विकेट गिरी थी, उसके बाद से विकेट गिरती ही जा रही है। कभी कोई स्टेटमेंट कुछ देता है, कभी कोई स्टेटमेंट देता है। तो मुझे लगता है प्रवक्ताओं के लिए भी बड़ा मुश्किल होता होगा कि बार बार उस चीज का जवाब देना। लेकिन नियति में ये है, क्योंकि जब आप अपनी इच्छाओं को सबसे ऊपर रखकर काम करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जवाब भी देना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी लोगों के लिए काम करती है, इसलिए हमारे को इस तरह का कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। अनुशासन वाली हमारी पार्टी है जिसका मेन एक एम है कि लोगों के लिए काम करना, और इसलिए वो एक दीवार बनकर खड़ी है इन लोगों के सामने कि इनके पास कोई भी तोड़ नहीं है। आज की डेट में आप ये आम जनता की आवाज भी आ रही है और ये कहीं ना कहीं अंदर भी बैठे ये डिस्कस करते हैं कि चलो जी 24 तो छोड़ो, आगे 29 में देखेंगे। मैं तो कहती हूँ कुछ पता नहीं 54 तक चला जाइए। तो तैयारी जारी रखिए, आपस में अपनी बातचीत जारी रखिए, आपस में डिस्कस करिए। लेकिन ये हो सकता है कि 54 तक जा सकता है, लेकिन ये समझना होगा कि आपने अपने समय में क्या किया था उसको मत भूलिएगा। जनता सब जानती है, जनता कुछ भूलती नहीं है। बजरंग जी कुछ कहना चाह रहे हैं? बजरंग जी, वंदना पोपली जी कह रही हैं कि एक दीवार है भारतीय जनता पार्टी, तो 2 बार किरकिरी ना हो, इससे बचने के लिए दीपेंद्र हुड्डा इस तरह की बात कर रहे हैं कि विधानसभा भी लोकसभा के साथ ही हो जाए। ज्योति जी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना सबका अधिकार है। सपने देखने पर अभी सरकार ने कोई टैक्स नहीं लगाया, तो हमारी बहन वंदना पोपली तो बड़ा अच्छा सरकार का पक्ष रखती है और बड़ी सीनियर बीजेपी की प्रवक्ता है और इतना लंबा चौड़ा भाषण दे रही है। एक ही बताना चाहता हूँ, यह हकीकत बात इनके मुंह से निकल भी रही थी, लेकिन साहब कहेंगे ये लोग नाराज है। मेरे कहने की जरूरत नहीं, आपको पता है, आपके दिल को पता है क्या हालात है। हालात इस बात का ही पता है, जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी जनसभा करने जाते हैं तो कैसी खुशियत होती है। सारा दुनिया देखती है, सारा देश देखता, सारा प्रदेश देखता है। हालात क्या है, जब महेंद्रगढ़ में जाते हैं जनसभा करने के लिए 6-6, 7-7 घंटे एक मकान के अंदर मुख्यमंत्री जी को रुकना पड़ता है, काम का काम गिराव कर लेता है। जब बाहर आकर उनसे हाथ जोड़ के पेंडा छुड़ाकर निकलते हैं, तो आप भूल गए, आप सत्संग की वारदात भूल गए। जनसभा कार्यक्रम में किस प्रकार मुख्यमंत्री ने कहा था
एक माता ने जब खड़ी हुई बात कहा कि नशे का व्यापार खुलेआम हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री जी हो रहा है, मेरा जवान 25 साल बेटा मर गया नशे के कारण, मेरा पति मर गया, आप इस नशे के व्यापार को रोकिए। मुख्यमंत्री जी क्या जवाब था, सारी दुनिया जानती है। और क्या एक महिला सरपंच जब वो अपनी बात कह रही थी, जो स्टेज के ऊपर सरकार ने झगड़ा दी, जब वो बोलने लगी उसको बोलने नहीं दिया। मेरी बात तो रख लूं, आप एक कार्यक्रम को लेकर बात करने लग गए। मैं तो ये कह रही हूँ कि कांग्रेस की 2 बार किरकिरी होगी। वंदना पोपली जी ये कह रही थी कि 2 बार किरकिरी होगी, लोकसभा में भी हारेंगे, विधानसभा में भी हारेंगे। ठीक है, एक बार हार जाएंगे, एक बार ही फजीहत हो जाएगी, तो इस बात पर भी आइए ना। आप तो एक कार्यक्रम को पकड़ कर बैठ गए, उसी पर बोल रहे हैं शुरुआत से। मैं जो बात इसका जवाब दूं, आपका सवाल जवाब ले लो। इनको अपनी हालात का पता है। आज इनकी पैर के नीचे जमीन नहीं है। आज मैंने बताया इनका कोई हालात नहीं हरियाणा के अंदर। इनके अंदर हर वर्ग का नागरिक इनसे मुक्ति चाहता है, दुखी है। किस नाम की वोट मांगने जाएंगे आप बता दो, किस नाम की वोट मांगेंगे? हमने किसानों को दुला कर पिटा, 750 किसान शहीद हो गए, इस नाम की वोट मांगेंगे? या सरपंचों को दुला कुटा, उस नाम की वोट मांगेंगे? या आंगनबाड़ी महिलाओं को पिटा, इस नाम की वोट मांगेंगे? छात्रों को दुला कर पिटा, इस नाम की वोट मांगेंगे? एक बार बता दो, पीटीआई टीचर 10 दिन पहले यमुनानगर के अंदर लाठियों से मार सिर फोड़ दिया। आज पटवारी हड़ताल पे बैठे हैं, कानको हड़ताल पे बैठे हैं, हर सरकारी कर्मचारी दुनिया भर के धरना प्रदर्शन। आज भी किसान हरियाणा के अंदर मुआवजे के लिए धरने पर बैठे हैं। झूठी सरकार है, झूठा कितना वालों झूठी घोषणा करते हैं, ये कहते हैं 2 बार नहीं। ये दिन वो भूल गए जब ये 2 सीट होती थी हरियाणा के अंदर भी, लोकसभा में सीट होती थी। अहंकार रावण का भी यहाँ नहीं रहा, तो इनका भी नहीं रहेगा। आज पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी की मैं आपको हमारा जो मामला वो बताता हूँ। पूरे हरियाणा के अंदर अपने जनसंपर्क अभियान चलाया हुआ है। हमारा कांग्रेस का हर नेता, हर कार्यकर्ता घर घर जनता से संपर्क कर रहा है। दूसरी बात, हमारी मीटिंग जिला स्तर के ऊपर पूरे हरियाणा में मीटिंग हो रही है। और हमारा जहाँ तक कि 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र के अंदर हम रैलियां कर रहे हैं। आपके चैनल ने अनेक को जहाँ दिखाया। परसों हमारी बड़ौदा थी, आज फरीदाबाद हमारी मीटिंग थी, सबका हमारी रैली हुई, हमारी यमुनानगर अपने लाडवा हमारी रैली हुई, सभी 2 रैली हुई। अपार भीड़ ज्योति जी आपके चैनल ने खूब दिखाया है। अपार भीड़ आपने देखा लोग कैसे, मतलब जहाँ हम मीटिंग करते हैं वो मीटिंग की जगह के जितनी छोटी पड़ जाती है 10 गुना लोग बाहर होते हैं। जहाँ हम छोटी सी रैली करते हैं 10-10 किलोमीटर तक सड़कें जाम होती है, लोग वैसे आ जाते हैं। इनकी तरह कोई हमने सरकारी टोट को ला रहे हैं क्या? ये तो एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं, मतलब या तो बीजेपी थोड़े बहुत कार्यकर्ता बहुत कार्यक्रम कर रहे हैं, अलग अलग यात्राएं कर रहे हैं आप लोग, जो बहुत सारे नेताओं की तो हाईकमान के संज्ञान में भी नहीं होती। पार्टी प्रभारी को कहना पड़ता है कि अप्रूवल लेना पड़ेगा तभी यात्राएं कर पाएंगे। तो ये भी तो एक सच्चाई है ना। ये तब गए जब चुनाव सिर पर गए, संगठन भी नहीं है पार्टी के पास। चलिए अगले उत्तर के लिए मैं आपके पास आती हूँ, उससे पहले पोपली जी को काउंटर पे कुछ कहना है। पोपली जी बोलिए आप। देखिए, बहुत लंबा चौड़ा बजरंग दास जी ने बोला, हालांकि ये अपनी बात का जवाब नहीं दे पाए। आपने 2 बार प्रश्न भी किया लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। अभी कह रहे हैं हम घर घर संपर्क कर रहे हैं। भाई अपने नेताओं से तो संपर्क कर लो सबसे पहले। अरे सुन लो भैया, एक बार सुन लो। मैं आपके बीच में टोक सकती थी, मैंने नहीं टोका आपको। सुन लीजिए, अपने नेताओं से तो संपर्क कर लीजिए। मैं ज्योति से इतना सा बोलना चाहूंगी कि जब अभी ये जो 5 स्टेट्स के इलेक्शन थे तो कांग्रेस के जितने लोग हैं वो कहते थे कि देखो बाजी पलट रही है, मौसम बदल रहा है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में देखना भारतीय जनता पार्टी कहीं जमीन पर नहीं है। हम सोचते थे कि कोई और जमीन देख कर आए होंगे, लेकिन जैसे ही सरकार बड़ी, इनका विधायक, इनका मंत्री, 24 में क्या कहेंगे, 29 में देखना। मैं तो आपको बार बोल रही हूँ, मुझे इतना बता दीजिए, दीपेंद्र हुड्डा जी बार कह रहे हैं दोनों चुनाव साथ गिरा दो, वसीयत से बचने के लिए कह रहे हैं कि कहीं बार हार ना पड़े। और क्या
किया क्योंकि हम सभी ने देखा था उन्नीस से कैसे बाबू बेटा हारे थे, क्या फजीहत हुई थी। और छोड़ दो, उस आम आदमी पार्टी के साथ बैठकर आप सीट शेयरिंग की बात कर रहे हो, वही आम आदमी पार्टी आपको कह रही है एक थी कांग्रेस, उसका जवाब बजरंग जी आप साथ साथ उसका जवाब है। बजरंग दास जी, बजरंग दास जी आपको कितना टाइम दिया मैंने देखा। आपके समय में कोई नहीं बोला, कोई भी नहीं बोला। ये गलत तरीका है आपका, ये गलत तरीका है, ये बहुत गलत तरीका है। जज साहब रुक जाइए, राजस्थान को लेकर बात करेंगे तो नहीं, फिर इस विषय पर बात नहीं हो पाएगी ना, चुनाव पर बात नहीं हो पाएगी। वहाँ सहानुभूति का फैक्टर भी आप लोगों के साथ था। अगर राजस्थान के बाई इलेक्शन को लेकर चर्चा करेंगे तो समय कम रह जाएगा। आप समझिए इस बात को। रुकिए, मुझे म्यूट करवाना होगा सर। बजरंग जी मुझे आपको म्यूट कराना होगा, आप रुक जाइए। आप नहीं सुनते नहीं, लोग खुद स्टेज की बात करती है तो मैं राजस्थान की बात ना करूं। तो मैं आप स्पेसिफिक एक बाई इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो मैं उसे लेकर कह रही हूँ। फिर मेरे बीच में बोले और अब आप बोलेंगे कैसे? पोपली जी आप जल्दी बात पूरी करें। सत्यवादी हरिश्चंद्र आप ही हैं, तभी तो जनता ने घर में बिठा रखा है। सभी ने देखा था क्या हाल किया था। बजरंग जी को म्यूट कर दो आपने। अरे क्यों जीजा जी का घर भरा था, क्यों नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं, उसका जवाब दे दो मुझे। क्यों ऐसी स्थिति आ गई कि वोटर्स को गालियां देनी पड़ रही हैं, जनता को गालियां देनी पड़ रही हैं? चुनाव पर आते हो पोपली जी, मैं डिबेट को आगे ले जाती हूँ। क्यों जनता को गालियां देते हो आप? इनेलो को चर्चा में जोड़ते हुए रेडू साहब, बीजेपी ये कह रही कि हम लगाएंगे हैट्रिक। हरियाणा में भी डबल इंजन की सरकार का दावा कर रहे हैं। इनके पास 3 राज्यों का चुनावी प्रदर्शन आधार है। कांग्रेस भी जीत का दावा करती है क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी है हरियाणा में। पिछली बार लोकसभा की भी बात करें तो केवल हिसार को छोड़कर सभी सीटों पर दूसरे नंबर पर रही। अगर आप लोग भी कोई जीत का दावा करते हैं तो कोई फैक्टर, कोई ग्राउंड है आप लोगों के पास आगामी चुनाव को लेकर? सर्वप्रथम मैं अपने महापुरुषों को याद करते हुए रहबर आजम, किसान हितैषी दीनबंधु सर छोटू राम जी और शौर्य और वीरता के प्रतीक राजा नाहर सिंह को अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से उनके श्री चरणों में अपना नमन करते हुए, अपना मस्तक रखते हुए, पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि 2024 में, जैसा कि आपने पूछा, क्या आपके पास आधार है, क्या आप भी जीत का दावा करते हैं? मैं दावा नहीं करता ज्योति जी, मैं दृढ़ता के साथ कहता हूं, विश्वास के साथ कहता हूं कि 2024 में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की हरियाणा प्रदेश में सरकार बनेगी। भाई अभय सिंह चौटाला जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। क्योंकि आज हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार से क्राइम फैला हुआ है, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार फैला हुआ है, प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। इन सब बातों को कंट्रोल में करने के लिए, नियंत्रण में करने के लिए एक ईमानदार और एक मजबूत शख्सियत मुख्यमंत्री के तौर पर लाना बहुत ही मजबूरी हरियाणा प्रदेश की। मैं तो ये शब्द यूज करूंगा क्योंकि आज बुरा हाल मचा हुआ है, इसलिए एक सख्त शासक की जरूरत है ताकि प्रशासन से सख्ती से काम लिया जा सके। इसलिए बनाना जनता ने है, लेकिन मुझे लगता है कि जनता इस बात का मन बना चुकी है। जिस प्रकार से कांग्रेस के समय में 10 साल तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, क्या हाल था शासन और प्रशासन का, और अब उससे भी डबल बुरा हाल हो चुका है। तो ऐसे में हरियाणा प्रदेश में अभय सिंह जैसे एक मुख्यमंत्री की जरूरत है। और आज प्रदेश में यदि मुख्यमंत्री के सही मायने में कोई लायक व्यक्ति है जो एक अच्छा शासक बन सकता है, वो केवल और केवल अभय सिंह चौटाला जी है। इसलिए अभय सिंह चौटाला जी को लाएंगे। दूसरी बात, जहां तक हमारी तैयारियों की बात है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बहुत 2-2.5 वर्षों से इलेक्शन में लगी हुई है और इलेक्शन के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। आज संगठन के मामले में जिस प्रकार से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की प्रतिदिन कोई ना कोई लिस्ट जारी होती है, संगठन की मजबूती बनाने जा रहे हैं, बन चुका है लगभग। और हमने शैलों के प्रोग्राम शुरू कर दिए। हमारे शैलों के जो सम्मेलन होते हैं, चाहे महिला सम्मेलन हो, अभी हुआ था पीछे उचाना में, चाहे अभी हमारा जो है ना बीसी का सम्मेलन होना है, एससी का सम्मेलन होना है, युवा का सम्मेलन होना है, तो आपने देखा होगा जो हमारा महिला सम्मेलन हुआ था
उसमें केवल महिलाओं को हमने आमंत्रित किया और प्रदेश की इतनी भारी संख्या में महिलाओं ने वहां पर पहुंच करके उस सम्मेलन को कामयाब करने का काम किया और विरोधी उसको खड़े होकर के देखते रहे। जो उनकी प्रदेश स्तरीय रैली होती है उतना हमारा महिला सम्मेलन हुआ। और अगले सम्मेलन देखना, अभी हमारा बीसी का सम्मेलन सिरसा में होना है, आप देखना वहां किस प्रकार की भीड़ होती है, वहीं से आपको पता लगेगा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आ रही है। दूसरी बात देखिए, मैं कांग्रेस की करना चाहूंगा बहुत बार आ जाती है, भीड़ आने से सरकार बन जाती है। हाँ, भीड़ आने से अभी चौटाला मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ज्योति जी हमारी भीड़, ज्योति जी हमारी परिवार या इनेलो की रैली, ज्योति जी हमारी भीड़ में और कांग्रेस की, धन्यवाद आपका। हमने भीड़ आती रही है तो हमने रैलियों में भीड़ आने का मतलब सरकार बनना हो जाता है क्या? अगर होता तो क्या आप लोग 20 साल से सरकार से बाहर होते क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हमारी जो भीड़ है ना ज्योति जी, भीड़ में फर्क होता है। अब कांग्रेस भीड़ करती है, कांग्रेस के 15-20 एमएलए हैं, सभी के पास 100 150 आदमी है। पूरे हरियाणा के आदमियों को जहां भी प्रोग्राम रखते हैं वहां इकट्ठा कर देते हैं, जो उनके अपने पर्सनल व्यक्ति है, और 2-3 हजार की भीड़ दिखा देते हैं, 1500 की 1000 की भीड़ दिखा देते हैं। हमारे स्थानीय लोग होते हैं और लोकल लोग अपनी इच्छा से वहां आकर के बातों को सुनने का काम करते हैं। वो एक बिल्कुल एक जो है ना, मैं कहूंगा एक सच्ची भीड़ होती है वो, जो पार्टी के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन जैसे भारतीय जनता पार्टी, देखिए बहन हमारी वंदना पोपली जी एडवोकेट है, इनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कम से कम इनको इतनी मजबूती से पक्ष नहीं रखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि एक महिला होने के नाते जिस प्रकार से हमारा हरियाणा प्रदेश महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रहा है, और बड़े शर्म की बात है कि पूरे हिंदुस्तान में अनमोस्ट अनसेफ हरियाणा बन गया है महिलाओं के मामले में। तो कम से कम ये बात तो इनको मान लेनी चाहिए और सरकार को आगाह करना चाहिए कि कम से कम महिलाओं को तो सुरक्षा देने का आप काम करें। और अभी कुछ दिन पहले दिल्ली की रिपोर्ट आई प्रधानमंत्री ऑफिस से कि साइबर क्राइम में भी हरियाणा प्रदेश को नंबर 1 बनाने का काम कर दिया है। लेडीज सुरक्षा में नंबर 1 है, साइबर क्राइम में नंबर 1 है, बेरोजगारी में पहले से नंबर 1 था, एजुकेशन का बुरा हाल है, 50% वैकेंसियां खाली पड़ी हैं, हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, दवाइयां नहीं है, अदर जो है ना फैसिलिटीज कहीं नहीं है, और फिर भी कहते हैं कि हम सरकार बनाएंगे। देखिए ये पार्टी 75 का इन्होंने पहले नारा दिया, पहले इनकी आई थी सीट, ठीक है 40 सीटें आई, और फिर उन्होंने 75 का नारा दिया तो ये 40 पर आ गई। मैं आज आपके चैनल पर मुझे लगता है कि ये 20 से नीचे सीट भारतीय जनता पार्टी की आएंगी। दूसरी बात, कांग्रेस का जो ग्राफ है, आप कहते हो ना, बार बार आप कई बार कहते हो ग्राफिकली हम समझाने का काम करते हैं, आप लोगों की भाषा है ये, तो ग्राफिकली यदि कांग्रेस को आप देखेंगे 67 सीटों की कमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सौंपी थी, 2009 में 40 पर आ गए, अबाउट 50% की डाउन। उसके बाद जो है 40 के बाद जब 2014 में इलेक्शन आया तो 40 से सीधे 15 पर गए, मोर देन 50% डाउन। तो अब कहां से ये मजबूत पार्टी है? तो अभी देखना, 15 से 31 पर गई ये भी तो बता दीजिए। संभाली है हर 15 से 31 पर गई ये भी बता दीजिए। नहीं, हर 10 साल सरकार में रहे, 10 साल सरकार में रहे, एंटी इनकम्बेंसी भी हर बार लोअर। अगर आप ग्राफिक्स की बात कर रहे थे तो सारे फैक्टर्स काउंट करने होंगे। हाँ देखिए, सारे फैक्टर काउंट कर लो ज्योति जी। 2014 में जब हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा था और भारतीय जनता पार्टी का अपना चरम पर थी, ये पूरा उठान था भारतीय जनता पार्टी का, तब भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने 2 लोकसभा जीतने का काम किया था, कांग्रेस 1 पर रह गई थी, और 2019 में वो 1 बिगवाने का काम किया ना उनके पास। तो इसलिए मैं ग्राफिकली बताने का काम कर रहा हूँ। अपने सिरसा और हिसार जीता था। हाँ, जिस प्रकार से 5 सेकंड और देता हूँ लास्ट में, 5 सेकंड अपनी बात पूरी कीजिए आप जल्दी, सिर्फ 5 सेकंड और दे दो, 5 सेकंड और दे दो। हाँ देखिए, जिस प्रकार से इन्होंने राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में ये वही कहा करते थे जो आज हमारे बजरंगदास जी करें, देखना क्या होगा, तूफान आएगा और कांग्रेस को उड़ा करके ले जाएगा। भाई कांग्रेस को चंडीगढ़ नहीं ले जाएगा, तुम्हारे को घरों में घुसेड़ने का काम करेगा, ऐसा तूफान कांग्रेस का आने वाला है। कांग्रेस का वही हाल होगा जो वहां पर हुआ था। नवीन जी, अभी तक कहीं जमानत नहीं बचा पाए हरियाणा में, बहुत खराब प्रदर्शन आप लोग करते रहे हैं। इस बार इंडिया गठबंधन से उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन जो हरियाणा कांग्रेस के नेता जिस तरह के बयान देते हैं, लगता है कि कुछ सीट शेयरिंग के नाम पर कुछ मिल पाएगा हरियाणा में?
देखिए और क्या साथ में ये भी क्या गठबंधन के सहारे ही आप लोग खाता खोलने के लिए? देखिए, जहां तक इंडिया गठबंधन की और सीट शेयरिंग की बात है, तो वो ना तो मेरे डिसाइड करने से कुछ होगा, ना किसी दूसरे के डिसाइड करने से। ये पार्टी सुप्रीम पार्टी की जो आला कमान है और जो मीटिंग्स होगी उनमें डिसाइड होगा। आज मैं यहाँ बैठकर ये नहीं कह सकता कि हमें कितनी सीटें मिलेंगी, किसको कितनी मिलेंगी, किसके नहीं मिलेंगी। ये डिसीजन अभी पेंडिंग है और वो पार्टी आला कमान ही बैठ के डिसाइड कर पाएगी। ये तो हम लोकसभा की बात कर रहे हैं। अगर विधानसभा के चुनाव की अगर हम बात करें, तो आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर भी और विधानसभा चुनाव को लेकर भी पूरे रूप से आश्वस्त है। और क्योंकि हमने बहुत मेहनत पिछले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हरियाणा प्रदेश में करी है और लगातार हमने एक्टिविटी, बैक टू बैक एक्टिविटीज करी है ताकि हम लोगों के पास पहुंच पाए, और हमने जनसंपर्क बनाया है, लोगों के पास पहुंचे हैं अलग अलग एक्टिविटीज के माध्यम से। मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बताना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी ने सदस्यता अभियान चलाया जिसमें हमने लगभग 12-15 लाख लोगों ने सदस्यता आम आदमी पार्टी की ली। उसके बाद हमने बिजली आंदोलन चलाया। बिजली आंदोलन हमारा बहुत ही कामयाब आंदोलन रहा, जिसमें हमने गांव के लोगों से जाकर मुलाकात करी, एक एक आदमी से मिले और लोगों की समस्याएं सुनी। और आपको जान के अचरज होगा कि हमें ऐसे ऐसे घर मिले, ऐसे ऐसे लोग मिले जिनके घरों में एक बल्ब जलता है, एक पंखा चलता है, और उनके घरों के बिल 40-40, 50-50 हजार रुपए के बिल आए हुए। हरियाणा में इतनी इस प्रकार से कमर किस प्रकार से गरीब लोगों की तोड़ रखी है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों ने, तो वो देखने में सामने आया। वो तो कुछ मामले होते हैं ना नवीन जी। हाँ जी, वो तो कुछ एक मामले होते हैं कि 50,000 का बिल आया, 60,000 का आया, जिससे ठीक भी कर दिया जाता है शिकायत दी जाने के बाद। ऐसा नहीं है कि सभी घरों में 50,000 का या 60,000 का बिल आ रहा है। ज्योति जी, आइडियली टेक्निकली किसी तरह की गलतियों के कारण होते हैं, विभाग स्वीकार भी करते हैं, उसे ठीक भी किया जाता है संज्ञान में आने के बाद। ज्योति जी, आइडियली ऐसा ही होता है, कभी कभार मिस्टेक हो जाती है और वो फिर महकमे में कार्यालय में जाके बिजली विभाग के, और उसको ठीक कराया जा सकता है। आइडियली तो आदर्श स्थिति तो यही बनती है, ठीक है जी, एरर है, क्लरिकल एरर है, किसी से भी हो सकती है। बट वो क्लरिकल एरर इतनी फ्रीक्वेंट है कि उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। आप अगर जब गांव में जब हम जाके लोगों से मिले, हर तीसरे चौथे आदमी का बिल इतना ज्यादा आया हुआ था जो बेअनुमान। हमने बिल जलाए हैं, गांव में जाके लोगों ने अपने बिल जलाए हैं कि हम ये बिल नहीं भरेंगे। और 2,500-3 हजार रुपए भी बिल अगर किसी आदमी का आता है, कोई आदमी जो 500 रुपए दिहाड़ी करता है, महीने में 20 दिहाड़ी करता है, 10,000 रुपए अगर कोई कमाता है 500 रुपए के हिसाब से भी, तो वो अगर 2,500-3 हजार रुपए बिल में लगा देगा, जिसके बच्चे रात को बैठ के पढ़ते हैं, तो वो घर में वो अपना घर कैसे चलाएगा? वो दाल रोटी अपने बच्चों को कैसे पढ़ा पाएगा? सरकारी स्कूलों की व्यवस्था जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने खराब करी है, ये पूरे हरियाणा की जनता जानती है। पीछे भी इन्होंने 105 सरकारी स्कूल बंद कर दिए थे, तो सरकारी स्कूल बंद करे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सरकारी स्कूलों का बर्बाद हो चुका है। तो जिस व्यक्ति की आमदनी ही महीने की 10,000 रुपए है, उसका आप 3,000 रुपए बिजली का बिल ले लो, 5-4 हजार रुपए वो स्कूल में लगा देगा, तो खाएगा क्या? तो ऐसी नौबत, ये प्रैक्टिकल बात है, आप इसको समझने की कोशिश करिए। देखिए पोपली जी, मुस्कुरा के इस मुद्दे की गंभीरता को कमजोर करना, ये बहुत ठोस और मजबूत बात है, मुद्दा भी मजबूत है। आप इस पे मुस्कुराइए मत। आप गरीबों का अपमान कर रहे हो अगर आप इस बात पे मुस्कुरा रहे हो, तो आप अपनी निष्क्रियता और आप गरीबों के प्रति, हरियाणा की गरीब जनता के प्रति आपकी कैसी भावना है वो आप दर्शा रहे हो। ये मुस्कुराने का मुद्दा नहीं है। हरियाणा की जनता एक्चुअल में परेशान है, महंगी बिजली से परेशान है, और जो सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को जो आपने नष्ट किया है पिछले कुछ सालों में, सरकारी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को जो बर्बाद किया है 2014 से लेके, ज्योति जी, आज तक का मैं बता रहा हूं, एक इनका ट्रैक रिकॉर्ड है भारतीय जनता पार्टी का। 2014 से लेकर आज तक इन्होंने कोई बड़ी अध्यापकों की भर्ती नहीं करी है। आप मुझे बताइए, एक गरीब आदमी कैसे अपने बच्चों को बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाएगा? कैसे उनका घर का खर्चा वो किस प्रकार से चलाएगा? अगली बात, हर वर्ग को, कोई भी वर्ग आप उठा लेंगे ना, किसानों से लेके, किसानों ने कितना धरने करे, लाठियां खानी पड़ी, शहादत देनी पड़ी, सरपंचों को लाठियां खानी पड़ी, सरपंचों ने धरने देने पड़े, उन्होंने उलझुल कानून लगा के सरपंचों को उलझा दिया। शिक्षा व्यवस्था का मैंने अभी आपको बताया कि किस प्रकार से बेड़ा इन लोगों ने कर रखा है। महंगी बिजली का मैंने आपको बताया किस प्रकार से इन्होंने बेड़ा कर रखा है। इन्होंने कहा है कि मैं कह रही थी कि आपको मुद्दे, क्योंकि ठीक है आप बताइए, गलत नहीं बता रहे हैं आप, ये आपके मुद्दे हैं ना। तो पोपली जी कह रही थी कि साथ तो आप लोग पहले भी किस्मत आजमा चुके हैं। क्या हाथ लगा? जमानत जब्त, हरियाणा में पहले भी इलेक्शन लड़ते रहे हैं। देखिए, लोकसभा से लेकर विधानसभा की बात करें, पिछली बार आप लोगों ने जेजेपी के साथ भी लोकसभा चुनाव में गठबंधन किया था। मैं
ये पूछ रही हूँ कि कुछ भी हाथ नहीं लगा था, देखिए, क्या खाता खोलने के लिए इस बार उम्मीद ये कर रहे हैं कि कांग्रेस का हाथ पकड़कर चलेंगे, हरियाणा में शुरुआत हो जाएगी? आम आदमी पार्टी हरियाणा में सरकार ये बिजली बनाएगी। पानी शिक्षा, ठीक है, आप लोग ये मुद्दा तो शुरुआत से ही उठा रहे हैं, इसमें मैं इनकार नहीं कर रही हूँ। देखिए, जहां पर पूरे रिसोर्सेज के साथ आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है, आपने पंजाब में भी देखा, ऐसा हर जगह यही नहीं होता कि हर जगह आप जाओगे पहली बार चुनाव लड़ोगे और हर चीज को ताबड़तोड़ तरीके से हटा दोगे। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में चुनाव लड़ा, पहली बार कम सीटें आई थी, अब की बार बहुमत आया और अच्छे प्रकार से सरकार बनाई। तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी पूरे रिसोर्सेज के साथ, पूरे सोर्सेज के साथ, पूरे तंत्र के साथ चुनाव लड़ेगी और हमने संगठन, बहुत मजबूत संगठन बनाया है, ग्राम स्तर से लेके प्रदेश स्तर का हमने संगठन बनाया है। अब पोपली जी हमें कह रही थी कि जी हमारी बड़ी 2 बार चढ़ चुकी है काठ की हांडी, 2 बार चढ़ चुकी है आपकी, दूसरी बार नहीं चढ़ी थी। दूसरी बार तो आपने जबरदस्ती का दुपट्टा उठा के ओढ़ लिया, दूसरी बार आपका नहीं था, दूसरी बार तो। और गजब की बात तो ये है कि जो पार्टी, जो राजनीतिक दल आपको जमुना पार भेजना चाह रहा था, इतनी विचित्र बात है, उन लोगों के साथ बैठ के आपने सरकार बनाई है। कितनी, मतलब ये हरियाणा की जनता के साथ सरासर कांग्रेस के साथ गठबंधन में आप लोग, हरियाणा की जनता के साथ ये धोखा है। अनकंडीशनल सपोर्ट कांग्रेस और भाजपा। कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। ज्योति जी, कांग्रेस और बीजेपी, अच्छा, कुछ दिन के लिए आप लोगों ने कांग्रेस के साथ सरकार चला ली। हाँ, तो ठीक है, मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ। हाँ जी, वंदना जी, मैं बता देता हूँ, 1 मिनट मेरे को टाइम दे दीजिए, 10 सेकंड का टाइम दो, मैं बताऊंगा, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। कांग्रेस के साथ ही कांग्रेस, अब सुन लीजिए मैम, देखिए फिर ये रिकॉर्डेड मशीन चलती है ना, ये गड़बड़ करती है, प्लीज वेट करिए। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने ही अनकंडीशनल सपोर्ट, बीच में बुला रहे हैं, अनकंडीशनल सपोर्ट आम आदमी पार्टी को दी थी, ये हर कोई जानता है। और जहां पर हमें सपोर्ट चाहिए थी, वहां पर हमें जब सपोर्ट नहीं मिली, तो वो काम कोई आम आदमी पार्टी का योद्धा ही कर सकता है, कोई अपनी चपरासी तक की कुर्सी नहीं छोड़ता। हमारे पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सीएम की, ठीक है, मैं अभी कुर्सी को छोड़ दिया। एक 10 सेकंड, प्लीज 10 सेकंड और लूंगा मैं आपकी। पोपली जी आएंगे अभी जादू जी चर्चा में जोड़ेंगे, उसके बाद आपके मैं बड़ी हैरानी से इनकी बात सुन रहा था। और मैं, क्योंकि हम लोग गाँव में जब घूमते हैं, मैंने कुछ गांव ऐसे, बस 10 सेकंड, बिल्कुल 10 सेकंड, बिल्कुल 10 सेकंड, ऐसे बोर्ड लगे हुए हैं जहां पर लिखा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का इस गांव में घुसना मना है, ऐसे बोर्ड लगे हुए हैं। और हमें यहाँ पर बैठकर ये ज्ञान मिलता है कि जी हमारा तो बहुत ही क्रांतिकारी काम हरियाणा में चल रहा है। आपने पोपली जी, आपको 10 सेकंड में अगर अपनी बात कहनी है तो आप चिंता मत करिए, राजेंद्र जी को चर्चा में जोड़ेंगे उसके बाद। देश के लोग, हरियाणा प्रदेश के लोगों की चिंता है, चिंता आप मत करिए, हम करेंगे। अनकंडीशनल सपोर्ट, बच्चों की कसम खाकर अनकंडीशनल सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ने दी थी। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको उसका प्रूफ दे सकता हूँ। अनकंडीशनल सपोर्ट की बात कही थी, छाती पीट पीट के भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि सरकार नहीं बना रहे, छाती पीट पीट, गजब की बात। और आप आज इसे डिफेंड कर रहे हो, गठबंधन में आप उसे कैसे डिफेंड कर सकते हो? सबकी पोल खोलेंगे, सभी भ्रष्टाचारी हैं, फिर भी आप उनके साथ खड़े दिखाई देते हैं, तो ये कौन सी अनकंडीशनल सपोर्ट है? वंदना जी, भारतीय जनता पार्टी, सारे वो नेता जिनको आप, नवीन गौड़ सुन लो, हाँ जी सुनाइए, अब सुन लो, वो सारे नेता जिनको आप भ्रष्टाचारी बताते थे, आज उनके साथ खड़े होना, ये कौन सी, आज वो सारे भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन से निकल के गंगा जल का छीटाकरण करके और रंग बिरंगे होके, साफ सुथरे होके निकल रहे हैं। वो जो वॉशिंग मशीन, जो भ्रष्टाचारी है, जिन पे आप एक दिन पहले आरोप लगाते हो, उन्हीं भ्रष्टाचारियों को वॉशिंग मशीन से निकालते हो, गंगा जल का छीटा निकाल के। दूसरी बात जो मुझे दिल्ली की बात कहना चाहता हूँ, नहीं, अभी राजेंद्र जी की ओपनिंग स्टेटमेंट अभी नहीं हो पाएगी, आप लोग नहीं बोलते रहेंगे ना। राजेंद्र जी भी अपना, नहीं देखिए, वो कब से आप लोगों को सुन रहे हैं क्या? नहीं, उनका पहला, वंदना पोपली जी अभी सुनी, वरिष्ठ पत्रकार को समय देते हुए। 40,000 का बिल आ गया एक बार। वंदना पोपली जी सुनिए, मैडम सुनिए, अभी आप नहीं सुनिए, मुझे म्यूट कराना होगा आप लोगों को, ऐसे नहीं चलेगा ना। नवीन जी, मैं आपको म्यूट करवा रही हूँ, फिर ऐसे नहीं चलेगा, आप रुकिए। वंदना जी, वंदना पोपली जी रुकिए, अभी ध्यान रखिए, सुनिए, अभी सुनिए, आपसे निवेदन कर रही हूँ मैं, नहीं ऐसे नहीं। कांग्रेस, आप भी वही कह रहे हो, आपको मेरी आवाज नहीं मिल रही है क्या? बीजेपी प्रवक्ता को म्यूट कीजिए, साथ में नवीन जी को भी म्यूट कीजिए। राजेंद्र जादून जी अपना पहला उत्तर अभी तक दे नहीं पाए, आप लोग लगातार बोल रहे हैं। जादून साहब। हाँ जी,
कांग्रेस को लेकर खास तौर पर हम बात करेंगे। खबरें सामने आ रही है, सूत्रों के हवाले से कांग्रेस हाईकमान नाराज है, जनरल हाउस की बैठक बुलाई गई है। आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को एकजुट कर पाना ये मुमकिन हो पाएगा हाईकमान के लिए, क्योंकि मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए तो जरूरी होगा। सरकार ने जो गठबंधन सरकार स्थापित हुई यहाँ हरियाणा में, फिर गठबंधन सरकार ने अब लगभग 5 साल पूरे करने जा रही है। जो भी कामकाज की और विकास का जो मॉडल लेके आई है, उसके आधार पर वो चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में है। तो अब देखते हैं कि सरकार का तो ये मानना है कि हमने आम जनता के हित में सबसे अच्छा काम किया है और तकनीकी आधार पर एक ऐसा मॉडल विकसित किया है ताकि लोगों को घर बैठे योजनाओं का लाभ मिले, और जो पात्र व्यक्ति हैं उनको भी जो सरकार की योजनाएं उनके राहत के लिए बनाई गई है, उन सबका उनको बगैर किसी बाधा के लाभ मिले, जिसमें किसी तरह की सरकारी तंत्र की बाधा भी ना हो और उनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। और पात्र योजनाओं और दूसरे इसके अलावा बेरोजगारी कम करने के प्रयास भी सरकार दावा करती है कि हमने किए हैं। सरकारी नौकरियां भी दी हैं, कुछ निजी क्षेत्र में भी नौकरियां दिलवाई हैं, और कई तरह की जो है और अन्य तरह की जो स्वरोजगार की योजनाएं भी सरकार लेकर आई है। किसानों के हित में भी काम किया है। जो किसानों को जो अनाज की बिक्री पर, खरीद पर जो भुगतान में एक लंबा विलंब होता था, उससे निजात दिलाई है और तुरंत जो है किसानों के खाते में भुगतान जाता है, और सरकार उनके किसानों की फसलों के जो नुकसान है उनका मुआवजा भी तुरंत मिलता है और निर्धारित गति से और एक त्वरित गति से मिलता है। तो सरकार का जो एक विकास मॉडल है, जो सरकार ने तकनीकी आधार पर जो विकसित किया है, अब उसकी बड़ी कड़ी परीक्षा होने वाली है इस चुनाव मैदान में। 2024 के चुनाव में लोकसभा में भी होगी और विधानसभा में भी होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव बेशक जो है केंद्र सरकार की नीतियों पर होता है, लेकिन जिस दल की केंद्र में सरकार है उसी दल की सरकार अगर प्रदेश में है तो उसके कामकाज का भी आकलन होता है और लोग उसके आधार पर उस संबंधित पार्टी को वोट करते हैं। तो अब ये सरकार का अपना एक संतुष्टि है उनको कि हम लोगों के हित में हमने एक तकनीकी जो मॉडल विकसित किया है और उसके जरिए बगैर किसी सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से मुक्ति दिलाने का जो काम हमने किया है उससे लोग संतुष्ट हैं, और वो उनका एक मानना ये है कि हमें तीसरी बार सत्ता मिलने जा रही है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार अभियान अभी लोकसभा विधानसभा दोनों के लिए शुरू हो चुका है। तो जेपी नड्डा जी अभी प्रचार रोड शो कर गए पंचकुला में, अभी जिसमें संबंधित प्रत्याशियों के लिए जो विधायक हैं और मंत्रिमंडल में सदस्य हैं उनके लिए वोट मांगने का काम शुरू हो चुका है। तो भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि हमने, और उनके गठबंधन सहयोगी जननायक जनता पार्टी का भी ये मानना है कि गठबंधन सरकार ने जनहित में अच्छे काम किए हैं, बहुत राहत देने वाले काम किए और आम लोग उससे संतुष्ट है। तो उनको लगता है कि अब तीसरी बार भी वो सत्ता में आएंगे और सभी 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का काम करेगी। तो ये इनके विकास मॉडल की बड़ी परीक्षा है। ये देखने की बात है कि इस परीक्षा में ये सरकार कितना सफल होती है और उनकी आत्मसंतुष्टि जो दिखाई देती है वो वास्तविक है या एक मन का कोई भ्रम है, ये सामने आ जाएगा, सारे परिणाम सामने आ जाएंगे, ये देखने की। बजरंग जी, बीजेपी कहती है लोकसभा चुनाव में पीएम का चेहरा के बीजेपी के पास, हरियाणा में सीएम की ईमानदार छवि है, सरकार के पास उपलब्धियां हैं, सरकार और संगठन का शानदार तालमेल है। कांग्रेस के पास क्या है चुनावी प्रचार के लिहाज से या मजबूती से चुनाव लड़ने के नाम पर? देखिए ज्योति जी, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री चेहरे की बात कर रहे हो आप, सबको पता है चेहरा कैसा है, लोग मुख्यमंत्री कितना पसंद करते हैं। आप अपने टीवी में सर्वे करवा लो, पता लग जाएगा। एक तरफ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बराबर रख लो, उधर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी रख लो, किसको लोग चाहते पता लग जाएगा। दूसरी बात, जहां बार बार बोल रहे हैं सत्ता में हम आएंगे, और ये क्या, मैं कांग्रेस का बता रहा हूँ और किसका बता रहा हूँ, अपनी बात ही कर रहा होगा मैं, वो किसी बात नहीं करना, अपनी कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। खट्टर साहब से तुलना ना करो, आप कांग्रेस की आपस वाली तुलना करके बता दो। मैं आपस की तुलना कर रहा हूँ, खुद कर रहा हूँ,
मैं कहना चाहता हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, आज की तारीख नोट कर लेना, समय नोट कर लेना, हरियाणा के अंदर भारी बहुमत से मेरे साथी सरकार बनेगी कांग्रेस की। जनता का आशीर्वाद कांग्रेस के साथ है और जनता मन बना चुकी है। आप लोग सभी एक साथ नहीं है। लास्ट कब साथ देखे गए थे? बाबरिया ने बैठक की उस वक्त भी, उसमें भी पता नहीं वोटिंग हो जाती है, बाद में बाहर आकर कोई बयान दिया जाता है। जनरल हाउस की बैठक होगी, सभी आएंगे क्या? इनवाइट तो सभी को किया गया कि बैठक में सभी आएंगे? मेरी बात सुनना, कल भी जब मीटिंग है हमारी चंडीगढ़ में, 12 तारीख को हरियाणा के अपने AIC ऑफिस के अंदर लोकसभा की मीटिंग रखी हुई है, वहां भी मीटिंग करेंगे। मैं चंडीगढ़ भी जाऊंगा, 12 दिल्ली भी जाऊंगा। और जहां तक मेरी बात सुन लीजिए, मैं पूरी बात बता हूँ। ये लोग क्या करते हैं, ये कहते हैं सबका विकास, कहते ना सभी सबका साथ सबका विकास। ये सबका साथ जरूर लेते हैं, विकास अपना खुद का करते हैं। जहां तक कि इनके राज के अंदर इन्होंने किया क्या है, जनता को ये 9.25 साल में एक चीज बता दे, किसी वस्तु पर इन्होंने 1 रुपए की छूट दी हो, 1 रुपए की। और मैं गिना सकता हूँ, इन्होंने अनाप शनाप दुनिया भर के टैक्स लगाकर, नए नए टैक्स लगाकर जनता की जेबों में डाके डालने का काम किया है। अगर इनकी भारतीय जनता पार्टी इतनी प्यारी होती तो भारतीय जनता पार्टी के और दुनिया भर के नेता 33 विधायक और मंत्री कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। हजारों नेता कांग्रेस पार्टी लगातार ज्वाइन कर भी चुके हैं और लगातार ज्वाइनिंग जारी है। दुनिया भर के नेता जो है पाइपलाइन के अंदर है, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, आपके तो विधायक रहते हुए बड़े नेता चले गए बीजेपी में, आपके एक विधायक पिछले कार्यकाल में कम हो गए। कुलदीप बिश्नोई की मैं बात कर रही हूँ। कोई विधायक रहते रहते तो आप लोगों के पास नहीं आया है ना, पूर्व विधायकों को ही हवाला दे रहे हैं आप। ज्योति जी, मैं क्या बताना चाहता हूँ, आपने भी पता है किस कारण गया, किस कारण मशीनगन गया, ED के दबाव में, CBI के दबाव में, इनकम टैक्स के दबाव के अंदर। महाराष्ट्र में क्या हुआ, कल्टी सरकार गिरा दी, किसके दबाव में, अजीत पवार कैसे गया, सबको पता है। ये लोग ED और CBI का दबाव घेर घेर कर सरकार तोड़ने का काम करते हैं। जगह जगह चलती सरकार को तोड़ने का काम किया इन्होंने। मैं पूछना चाहता हूँ, ये मोदी साहब बार बार मोदी साहब की बात करते हैं। 2014 के अंदर मोदी साहब ने घोषणा नहीं की, वायदा नहीं किया, आज साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, दे दी नौकरी। यही मोदी साहब कहते थे 35 रुपए पेट्रोल देंगे, दे दिया 35 रुपए पेट्रोल। ये कहते थे 250 रुपए रसोई गैस सिलेंडर देंगे, दे दिया आपके सामने। देखिए सुनिए दो चीज, मुझे बोलने आधा मिनट में बोलने दीजिए। 5 बार बोल चुकी दो चीज, 5 बार जी बोल तो मुझे पूरी बात पूरी करनी नहीं दी। मैं यहाँ हमारी बात करता हूँ। मैं इनकार नहीं करती हूँ आपको टाइम देने से या बात कहने से। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये हमारी योजना हमने 2005 के अंदर 2005 से 2014 तक हमने जनता के हित के अंदर अनेकों काम किए। आप 10 साल के कार्यकाल में ये बता दें कि हमने 1 रुपए का नया टैक्स लगाया तो आपके सामने बैठे हैं। और मैं बता दूं, सैकड़ों वस्तुओं पर हमने टैक्स कम किए, टैक्स हटाए, सब्जी फल के ऊपर हमने मार्केट फीस हटाई। ऐसा इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, सब्जी और फल के ऊपर टैक्स लगाकर। आपने अभी एक चीज कही अभी आपने कहा, आपने अभी वंदना पोपली जी, देखिए कांग्रेस जब जीत की बात करती है तो एक तो देखिए विरोधी दल बार बार ये कहते हैं कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ने वाली, हालांकि दो बार चढ़ चुके हैं जो कि इनका कहना है। दूसरा, एंटी इनकम्बेंसी की बातें हुई हैं, बार बार कहा यह भी जाता है कि हर एक वर्ग क्योंकि सरकार से परेशान हो गया है तो इस बार बदलाव चाहता है। देखिए, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश एक बहुत अच्छा जवाब होगा जो इन सबको भी मिला था, जिसको एंटी इनकम्बेंसी की बात वो करते हैं। लोकतंत्र में एक प्रक्रिया है, अगर लोग चुने हुए हैं, अगर वो लोगों के लिए अच्छा काम करते हैं तो उनको, जो लोग चुने हुए हैं वो जनता के लिए काम कर रहे हैं तो उनको दोबारा चुना जाता है। ये तो एक प्रक्रिया है, लेकिन अगर अच्छा काम नहीं कर रहे तो उनको घर पे बिठाया जाता है, ये हम सब जानते हैं। अभी बजरंग दास गर्ग जी कह रहे थे कि आप
डेट नोट कर लो और टाइम नोट कर लो, तो मैंने सोचा चलो डेट और टाइम नोट कर लेते हैं। अच्छा सा चुटकुला सुना रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी, फिर याद आया कि अरे ये तो चुटकुला इनका रोज का है, कब कब डेट और कब कब टाइम हम यहाँ पर लिखेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। यहाँ पर आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी। आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आपको बताना चाहूंगी कि जितना आपने आपकी सरकारों ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था उससे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर। सुन लीजिए जिन प्रवक्ता को समय दिया जाए ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करती हूँ फिर कभी। लेकिन एक बात बता दीजिए, पीएम सीएम की जब बात हुई तो आप पीएम के कैंडिडेट के नाम को पूरे गोल कर गए, सीधा सीएम पर आ गए। और ये बार बार कहा जाता है मेरे मुख्यमंत्री पर जब आप प्रश्न उठाते हैं तो वहीं पर आपके विधायक विधानसभा के अंदर खड़े होकर बोलते हैं कि मुख्यमंत्री जी आप तो ईमानदार हैं। तब आप कहाँ भूल जाते हैं कि आप किसके लिए बात कर रहे हैं। यहाँ पर जब आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं वहीं पर विधानसभा में आपके ही विधायक बैठकर बोलते हैं कि मुख्यमंत्री जी आप तो ईमानदार है। मुझे इतना विधानसभा में खड़े होकर शपथ लेनी पड़ती है विधानसभा में। हाँ, ये भी हर एक के बस की नहीं है। केजरीवाल जी तो कर नहीं सकते ना। बच्चों की कसम खा के पलटने वाले गीता को क्या जानेंगे। बच्चों की कसम खा के गीता को क्या जानेंगे। बच्चों की कसम खा के पलटने वाले और ईमानदारी की बात करो, बताओ गजब बात है। नवीन गौड़ तुम्हारी आदत खराब है, तुम्हारी आदत खराब है। बोलते रहो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें लगता है कि मुझे कहीं ना कहीं से मेरे बारे में कोई बोले और आपके प्रवक्ता ही कहते हैं कि हमें सबसे ज्यादा जवाब दिया जाता है। ये नहीं पता ये शोर मचाते हैं। केजरीवाल जी की भी आदत है, आरोप लगाते हैं, भाग जाते हैं। आप कहते हैं कि हम पूरे तंत्र के साथ लड़ते हैं। वो तंत्र यही है आपका, आरोप लगाना और भाग जाना। नवीन जी को म्यूट करें पीसीआर। नवीन गौड़ जी को म्यूट करें। नवीन जी आपको म्यूट करवा रही हूँ मैं, आप साथ साथ मत बोले। आपको टाइम तभी मिल पाएगा जब आप शांति से सुनेंगे। मैं सभी को रोकती हूँ नवीन जी, आपको नहीं। हरियाणा में भी होगा, इस चीज को भूल मत जाना तुम। इस चीज को चलिए नवीन जी को ही कुछ कहना होगा। और आप कितना भी कह ले यहाँ पर पोपली जी, मैं एक चीज और चलिए जल्दी बात पूरी कर लीजिए। आप रजत पंजेटा जी ने कहा कि हमारी रैली में बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, तो आपको बताना चाहूंगी कि एक ही दिन के अंदर 3 रैलियां और एक सम्मेलन कराने का जो क्रेडिट है वो हमारे को जाता है। राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा है जो थी, ये कहा जाता है कि चौटाला जी कहते हैं कि जितने लोग रैली में आते हैं जिस प्रकार से, अगर वो वोट में तब्दील हो जाए तो हम कभी हारे नहीं। अब वो किस प्रकार से लोग आते होंगे, क्या होता होगा, वो हम सबको समझ आ रहा है। अब उसके पीछे क्या सच्चाई है, लेकिन ये समझ आता है कि रैली कराना और लोगों के काम करा के उसको वोट में तब्दील कराना, दोनों में फर्क है। और यही फर्क जो है बाकी पार्टियों में और भारतीय जनता पार्टी में हम लोगों के लिए काम करते हैं। ठीक है, अभी डिबेट को वाइंड अप क्यों ले जाते हुए नवीन जी को कुछ कहना था। आप बोलिए नवीन जी। कि जो एग्जाम्पल स्टेट में देखा वो 24 के लोकसभा में भी देखेंगे और विधानसभा में भी देखेंगे। ठीक है, देखिए नवीन जी, इतना तो आप लोगों को अनुभव हुआ होगा कि हरियाणा पंजाब और दिल्ली से तो अलग है राजनीतिक मामले में। देखिए, हरियाणा के एक साइड में पंजाब है, हरियाणा के दूसरे साइड में दिल्ली है, हरियाणा बीच में आता है और हरियाणा पंजाब का छोटा भाई माना जाता है। ये पंजाब भी मानता है, हरियाणा भी मानता है, हम भी मानते हैं, वो भी पंजाब तो बहुत सारे और हरियाणा पंजाब होने से हरियाणा होने से पहले पंजाब ही था। कभी 1966 से पहले हरियाणा। अब इनको कौन रोकेगा? इनकी कैसेट चालू हो जाती है, रिकॉर्डेड मशीन डाल के लाते हैं। इनको रोकिए मैडम, मैं बोलने नहीं दूंगा। ये हमेशा ऐसे इनको म्यूट करिए। ये हर बार इनका यही रहता है, चालू हो जाते हैं, चालू करा दिया गया। वंदना जी आप सुनिए। तो आम आदमी पार्टी हरियाणा में आपने जो सवाल पूछा, हरियाणा दिल्ली और पंजाब के बीच में है और काफी प्रभाव पड़ता है। हरियाणा में जिस प्रकार से पंजाब में जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी की नीतियां लगातार इंप्लीमेंट हो रही हैं, चाहे वो बिजली को लेके, पानी को लेके, शिक्षा स्वास्थ्य को लेके, और दिल्ली में लगातार हरियाणा के बहुत सारे लोग हैं जो दिल्ली में जाके रोजगार काम कर रहे हैं, नौकरियां करते हैं, तो उसका भी प्रभाव है। और हरियाणा की जनता जिस प्रकार से त्रस्त है पिछले किसी भी, अगर हम वर्ग की बात करें, मैं किसानों के बारे में भी इनका मैनिफेस्टो देख रहा था और फिर इन्होंने जो पिछले कुछ सालों में करा है वो मैं रखना चाहता हूं सामने। एक तो बड़ी गंभीर खबर है, मुझे कल ही पता लगी है। 6 घंटे एक बुजुर्ग, हम उस प्रदेश में रहते हैं जहां 6 घंटे एक बुजुर्ग डीएपी खाद लेने की लाइन में लग के मर जाते हैं। हम ऐसे प्रदेश में रहते हैं जहां फिर हमारी सरकार यहां पर कहती है कि हम तो किसानों की बहुत हितैषी हैं। हम उस प्रदेश में रहते हैं जहां पे एक
सवा 4 लाख 1,40,000 ऐसी लोग थे जिनको मुआवजा, जिसकी फसल का मुआवजा दिया जाना था। केवल 30,000 लोगों को 5 महीने बाद मुआवजा दिया गया। हम उस प्रदेश में रहते हैं। किसानों की जो शहादत हुई किसान आंदोलन में, उसके लिए जो सरकार ये कहती है हम तो किसान हितैषी हैं, उस सरकार ने आज तक अपनी विधानसभा में 100 प्रस्ताव उसी प्रदेश में आप लोग एंट्री नहीं कर पाए नवीन जी, उसी प्रदेश में आप लोग खाता नहीं खोल पाएंगे। क्या कोई सिंगल ऐसी सीट है जिस पर आप लोगों का अपना मामला है पूरी तरह से, लेकिन कोई ऐसी सीट है जिस पर आप दावे से कह पाएंगे कांग्रेस हमें ये सीट देगी, गठबंधन अगर हमें सीट देगा गठबंधन के तहत तो हम जीतेंगे सिंगल कोई सीट लोकसभा में पिछले प्रदर्शन के आधार पर? ज्योति जी, मैं वो मेरे इट इज आउट ऑफ माय कंट्रोल, मतलब मेरी कैपेसिटी के बाहर की बात है। वो कहीं ना कहीं हमारी पार्टी का जो अपर मैनेजमेंट है, हमारी पार्टी की जो अपर लाइन है, मैं तो दावा करने की कह रही हूँ ना। तो दावा करेंगे, दावा करने को आप ये भी कर सकते हैं। अगर दावों की बात करते हैं, दावों की बात करते हैं, एक दावा अरविंद केजरीवाल जी ने भी करा था कि पहली सरकार दिल्ली में बनाई थी, दूसरी पंजाब में और तीसरी हरियाणा में बनी थी। दावा तो रेणु जी, आपका अंतिम कमेंट चर्चा का। देखिए, हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बहुत मजबूत पार्टी है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी वो पार्टी है जिसके संस्थापक देश के प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनने के बाद त्याग करते हुए किंग मेकर बने, और अभय सिंह चौटाला जिन्होंने किसान की एक आवाज के ऊपर अपने पद से, अपने दादा के पद चिन्हों पर चलते हुए अपने पद को त्यागने का काम किया और किसानों के साथ खड़ा होने का काम किया। अब आम आदमी पार्टी वाला हमारा छोटा भाई है, ठीक है, ये दावा कर रहे हैं, लेकिन मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, अभी इनके मुंह से भी ये बात निकली कि हरियाणा भी कभी पंजाब था। कुछ दिन पहले इनकी बदलाव यात्रा को संबोधित करने के लिए पंजाब के मंत्री जीत लाल भुल्लर जी आए थे। उन्होंने भिवानी में अपने संबोधन में कहा कि हरियाणा को दोबारा से पंजाब में मिला दो और महापंजाब बना लो, ताकि ये सारे झगड़े ही खत्म हो जाए। और वहां पर इनके वरिष्ठ संयुक्त पंजाब के बिल्कुल कहा और वहां पर वरिष्ठ नेता अशोक तंवर जी बैठे थे और पार्टी के अन्य हरियाणा के नेता बैठे थे। किसी ने उसको बाइकाट भी करने का काम नहीं किया, उसका खंडन भी करने का काम नहीं किया। और वो पार्टी भी कहते हैं कि हम सरकार बनाएंगे, जिनका प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली से आता है और प्रभारी पंजाब से किराए पर मंगवाए जाते हैं। नहीं, प्रदेश अध्यक्ष कहाँ से आते हैं? हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता जी हैं, जो जींद के शामड़ो गांव से आते हैं। ये दिल्ली से कैसे आते हैं? आप पहले थोड़ा स्टडी कर लीजिए सर हमारे अध्यक्ष के बारे में। नवीन जी आप सुनिए अभी उनको। मुझे पता है नहीं, वो गलत अगर कुछ कह रहे हैं तो आपने उनको करेक्ट किया, आप कर रहे हो। वो जुलाना को छोड़े हुए इनको कितने वर्ष हो चुके हैं? जब तक ये आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद वो तो आज भी जींद में रहते हैं, कोली गांव से गए, आज भी जींद में रहते हैं। मुझे पता है। रेणु साहब, आप केवल आम आदमी पार्टी पर बोल रहे हैं, आप मानकर चल चुके हैं कि आम आदमी पार्टी से मुकाबला आप लोगों का। कोली गांव के थे, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल भी वंशज है। आप बीजेपी पर, कांग्रेस पर कुछ कहेंगे क्या? इसलिए मैं ये कहता हूं कि हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही सरकार बनाने जा रही है। ठीक है, जादून जी अंतिम कमेंट आपका चर्चा का। चलिए, वो हमारे साथ नहीं है। वंदना पोपली जी, तो काफी देर से कुछ रुके, अभी वंदना पोपली जी के बाद। अगर अनम्यूट कर दिया आपने तो मैं बात करूँ? जी बिल्कुल, बोलिए। आपने अनम्यूट कर दिया मुझे? जी किया जा चुका है। वंदना जी, आपको आवाज मिल रही है क्या? बोलिए। नवीन गौड़ जी बीच में बोलते हैं, अपनी थोड़ी महत्वता दिखाने की कोशिश करते हैं, तो मैं उन पर कोई बात नहीं करती होती। सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है भारतीय जनता पार्टी के अलावा हरियाणा में, सभी हरियाणा के लोग अच्छे से जानते हैं कि उन्होंने अपने समय में कैसे रूल किया था, और जो सुशासन का स्वाद इस समय हरियाणा के लोग चख चुके हैं, तो उनको मालूम है कि ऐसी सरकार ना पहले कभी आई है, और आगे अगर हम इसको कंटिन्यू करेंगे तो हमारे को कोई भी तकलीफ नहीं आने वाली है। जैसे अभी जादून जी भी पोर्टल की बात कर रहे थे, उन्होंने बहुत सारे विषय सामने रखे हैं। तो लाइनों में लगना बंद हो गया। अब सरकार जो है मोबाइल के में लोगों के हाथ में है, इसलिए उनको मालूम है कि एक ऐसी पार्टी जो बिना किसी लोभ के
किसी और अपने परिवार के बारे में सोचे बगैर, क्षेत्र के बारे में सोचे बगैर सिर्फ लोगों के बारे में सोचती है, उस पार्टी को दोबारा लेकर आना। और ये मेरी आवाज नहीं है, ये इस प्रदेश की जनता की आवाज है। उन्होंने कांग्रेस का रूल भी देख लिया, उन्होंने एनएलडी का भी रूल देख लिया, और आम आदमी पार्टी को तो वो पंजाब में भी देख चुके, दिल्ली में भी देख चुके, और किस प्रकार से उनके नेता लगातार जेल में जा रहे हैं वो भी देख रहे हैं। नवीन जी, आपकी आदत खराब है, और मुझे लगता है कि केजरीवाल जी से कुछ ज्यादा सीख लिया, कुछ जूठा तो नहीं खा लिया केजरीवाल जी का। ठीक है वंदना जी, जादून जी हमारे साथ थी नहीं, उनसे अंतिम कमेंट लेना था। जादून जी, आप आ गए हैं चर्चा में फिर से, आपके फोन लाइन पर अंतिम कमेंट। लंबी बहस चलती रही है जी, और कांग्रेस पार्टी तो अपना जो है शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल लेके चलती रही है, लेकिन हरियाणा सरकार ने भी एक विकास का मॉडल विकसित किया है और जनता को जो है निर्बाध और बाधा रहित सरकारी योजनाओं का लाभ देने का एक सिस्टम विकसित किया है। तो आने वाले चुनाव में इस सिस्टम की बड़ी जो है परीक्षा होने वाली है, और इसे से सिद्ध होगा कि वो सिस्टम जो है आम लोगों को वास्तव में राहत दे पाया या नहीं दे पाया। तो ये देखने की बात है। बाकी ये है कि सरकार के दावे हैं कि हम जो है 397 योजनाओं का लाभ जो है परिवार पहचान पत्र के जरिए दे रहे हैं, और जो गरीबी से की रेखा से भी नीचे के लोग थे, जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपए भी नहीं थी, उनकी आय बढ़ाने का काम कर रहे हैं। रोजगार मेले आयोजित कर रहे हैं, लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर रहे हैं, और नौकरियां भी दे रहे हैं, निजी क्षेत्र में भी नौकरियां दे रहे हैं, और तमाम तरह का जो चौतरफा विकास है वो भी हम कर रहे हैं। हर जिले में मेडिकल कॉलेज भी खोल रहे हैं, और शिक्षा स्वास्थ्य मुख्यमंत्री जी तो एक मॉडल और लेके आए थे कि यूनिवर्सिटी में ही केजी से लेके और पीएचडी तक की शिक्षा दी जाएगी। मुझे देखने की बात है कि ये मॉडल कब आता है और किस तरह से आता है, ये देखने की बात होगी। तो ये है कि हम इस चुनाव में परीक्षा हो जाएगी। बिल्कुल। इसके बाद नवीन जी, एक वाक्य में अगर आप कुछ कहें तो वाइंड अप। बिल्कुल, बस 10 सेकंड, मैं सिर्फ 10 सेकंड लूंगा। मुझे नहीं पता था बीजेपी के 2 प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं। कृषि का जो बजट था, कृषि में जो बातें बताई राजेंद्र जी ने, कृषि का केवल 15% बजट ही प्रयोग कर पाए हैं हरियाणा की सरकार। दूसरी बात शिक्षा की, दूसरा सिंचाई की जहां तक बात करें, केवल 48% बजट जो प्रपोज्ड बजट था वो यूज कर पाई है। माध्यमिक शिक्षा और प्राइमरी शिक्षा, उनका भी पूरा बजट नहीं यूज कर पाए, केवल 50% के आसपास ही बजट यूज कर पाए हैं। तो कृपया शिक्षा, स्वास्थ्य, इन चीजों पर मतलब इतने बढ़ा चढ़ाकर राजेंद्र जी नहीं शोभा देता है। मतलब बहुत सरकार इन सब मामलों में पीछे है। बजरंग जी को भी कुछ कहना। बजरंग जी बहुत जल्दी बोलेगा। ज्योति जी, मेरे साथी बोल रहे थे शिक्षा के बारे में, इन्होंने सरकारी स्कूल बंद करने का काम किया। ना स्कूलों में अच्छी शिक्षा है, ना बच्चों को बैठने लिए सरकारी स्कूलों में बेंच है, ना पानी की व्यवस्था है, और सरकारी हॉस्पिटलों में मूलभूत सुविधा तक नहीं है। इतना बुरा हालत दवाई नहीं है। चलिए, सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया। और चर्चा हम कर रहे थे मिशन 24 को लेकर। सभी दलों की तैयारी है, अपनी अपनी दावेदारी है, लेकिन कौन किस पर भारी रहने वाला की देखने वाली बात होगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।